इंसानों की लाइफ में हमेशा किसी ना किसी रिश्ते की नीड जरूर होती है। फिर वो चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या फिर माँ बेटी का। पर क्या होगा अगर एक आत्मा सालों तक अकेला रहने के बाद एक रिश्ते की तलाश में निकल जाए। कुछ ऐसा ही हमारी आज की जापानीज हॉरर मूवी में होने वाला है, जिसका नाम है डार्क वाटर। IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है विद 81% रॉटन टमेटोज फ्रेशनेस। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कहानी काफी ज्यादा डरावनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं डार्क वाटर मूवी की कहानी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जब इको नाम की एक लड़की को उसकी माँ टाइम से स्कूल में लेने के लिए नहीं आती, और आजकल अक्सर ऐसा होता था। इको की माँ का नाम था योशीमी, और वो थोड़ी परेशान चल रही थी क्योंकि उसने अभी अभी अपने पति को डाइवोर्स दिया था। उसका पति इको की कस्टडी लेना चाहता था, और इसलिए योशिमी को कई बार लॉयर्स से मिलने के लिए जाना पड़ता था। वो जॉब भी करती थी, और इतना सारा काम करने के बाद वो इको के स्कूल लेट पहुंचती थी। इको भी डाइवोर्स के बाद स्ट्रगल कर रही थी, पर आज स्कूल के बाद इको और योशिमी अपना नया घर देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे इको का एक नया स्कूल होगा और योशिमी के पास एक नई जॉब होगी। वो घर एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसके रियल्टर का नाम था ओता और मैनेजर का नाम था कवाई। ओता योशिमी को एलिवेटर में ले जाता है, पर जल्दी ही हमें पता चलता है कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर लीकेज की प्रॉब्लम है। एलिवेटर में कोई साया योशिमी का हाथ भी पकड़ लेता है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। ओता अब उन दोनों के साथ एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, और वो काफी अच्छी तरीके से बना हुआ था, बिल्कुल रहने लायक। पर कमरे की छत से एक जगह पर से लीकेज हो रही थी, जिसपे ओता योशिमी का ध्यान नहीं जाने देता। थोड़ी देर बाद इको घर से कहीं चले जाती है, और योशिमी परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकलती है। इको खेलते खेलते छत पर चले जाती है, जहां पर उसे एक प्यारा सा बैग मिलता है। वो उस बैग को उठा लेती है, और योशिमी को अब जब इको मिलती है तो वो उस लाल बैग को लेकर कवाई के पास जाते हैं। सरप्राइजिंगली बिल्डिंग में कोई और बच्चा नहीं रहता था, और इसलिए कवाई उस बैग को इको को ही दे देता है। योशिमी ऑब्वियसली इको को वो सामान नहीं लेने देती, क्योंकि पता नहीं वो किस बच्चे का बैग होगा और उसके अंदर किस तरीके का सामान होगा। खैर, यहाँ से सीन जाता है शिफ्टिंग के टाइम पे, जहाँ पर वो माँ और बेटी अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, और सारा सामान शिफ्ट करने के बाद योशिमी का ध्यान फाइनली जाता है छत की लीकेज पर अच्छी बात तो ये थी कि छत से अभी पानी नहीं टपक रहा था। अब अगले दिन तक सब नॉर्मल रहता है, पर जब योशिमी तैयार हो रही थी तो वो नोटिस करती है कि अब छत से पानी भी गिर रहा था और लीकेज का साइज भी बड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, योशिमी नोटिस करती है कि इस घर का पानी किसी वजह से पीने लायक नहीं था। घर से निकलने के बाद योशिमी और इको को एलिवेटर में एक बटन पे सिगरेट का जला हुआ निशान मिलता है, और इस निशान को आप लोग याद रखना, आगे काम आएगा। योशिमी अब जाके पानी की लीकेज की शिकायत कवाई से करती है, पर देखने से ऐसा लगता है कि कवाई बहुत ज्यादा आलसी है और वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। पर बेचारी योशिमी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अब इको को लेकर उसके नए स्कूल में पहुंचती है, जहां पर आज उसका पहला दिन था। सारे काम निपटा कर वो घर का सारा सामान भी सेट कर देती है, पर जब वो कूड़ा फेंकने के लिए जाती है तो उसे डस्टबिन के अंदर वही लाल बैग मिलता है। खैर, उस बैग से ज्यादा तो योशिमी को लीकेज परेशान कर रही थी, क्योंकि कमरे में हर जगह पानी फैल रहा था। वो इस बात की शिकायत अब अपने ऊपर वाले फ्लोर पे भी करने के लिए जाती है, पर ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। योशिमी को लगता है कि शायद कोई भी घर पर नहीं है, पर जब वो वापस एलिवेटर में जाती है तो उसे दिखाई देती है एक छोटी लड़की, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अब लीकेज से परेशान होकर योशिमी रात को फोन मिलाती है ओता को, पर ओता भी इस प्रॉब्लम पे कोई भी एक्शन नहीं लेता। मतलब दोस्तों, इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस सर्विस बहुत ज्यादा बेकार है। अब सीन जाता है अगले दिन पर, जहां पर योशिमी एक बार फिर इको को स्कूल लेने टाइम पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो एक जॉब इंटरव्यू में फंस गई थी। इको को भी स्कूल में अकेलापन फील हो रहा था, और आज बारिश के वक्त इको को भी वो छोटी लड़की दिखाई देती है।
खैर उस दिन स्कूल वालों को इको के पापा को फोन करके बुलाना पड़ता है और फिर इको का पापा अपनी बेटी को घर ले जाता है और बेचारी योशिमी जब जॉब इंटरव्यू से स्कूल पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी नहीं मिल पाती। अपनी बेटी की जगह योशिमी को एक पुराना पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा था मित्सुको नाम की एक लड़की के बारे में जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। मित्सुको के काले बाल थे और उसने एक येलो कलर का रेनकोट पहना हुआ था। दोस्तों ये वही लड़की थी जिसे योशिमी ने देखा था, पर योशिमी इस बात पे ध्यान नहीं देती क्योंकि मिसिंग लड़की का पोस्टर देखने के बाद उसे इको की हद से ज्यादा चिंता होने लगती है। योशिमी अब भागकर जाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड से इको को छीन लेती है, जिससे इको को भी थोड़ा अजीब लगता है। खैर घर के रास्ते में इको एक परिवार को देखकर रुक जाती है जो पटाखे जला रहा था और अब इको को खुश करने के लिए योशिमी भी उसे पटाखे दिला देती है। वो स्कूल लेट आने के लिए माफी भी मांगती है और हम लोगों को भी पता चलता है कि इको अपने पापा से ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करती है। घर पहुंचने के बाद योशिमी को पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई है और वो दोनों माँ बेटी सेलिब्रेट करने के लिए छत पर पटाखे फोड़ने के लिए जाते हैं, पर छत पे पहुंचने से पहले ही योशिमी डर जाती है क्योंकि इसे एक बार फिर से वो लड़की दिखाई देती है। इतना ही नहीं, छत पर वो लाल बैग पड़ा हुआ था जिसे इको उठा लेती है, पर डर के मारे योशिमी इको से वो बैग छीन लेती है जिससे इको के हाथ में दर्द होने लगता है। योशिमी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो दोनों पटाखे नहीं जलाते और योशिमी एक बार फिर से उस लाल बैग को फेंक कर आती है। अब सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पर स्कूल में बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। इको जाकर कुछ डब्बों के पास छुप जाती है, पर अब वहाँ पे उसके पास आती है वो लड़की। उस लड़की के शरीर में से अचानक ही बहुत सारा पानी भी निकलने लगता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं योशिमी को जो भागकर स्कूल पहुंचती है क्योंकि इको अचानक ही बेहोश हो गई थी। अपनी बेटी को बेहोश देखकर वो टीचर्स पे ही गुस्सा करने लगती है, पर टीचर्स बोलते हैं कि आजकल इको स्कूल में बहुत अजीब बिहेव कर रही है। वो खुद से बातें करती रहती है और उसने एक लड़की की अजीब ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग के अंदर वो लाल बैग भी था और टीचर बताते हैं कि उस लड़की का नाम था मित्सुको जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। टीचर योशिमी को बताता है कि मित्सुको भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल इको जैसी थी। ये बात सुनते ही योशिमी को डर लगने लगता है, पर उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं होती। योशिमी को अब लॉयर्स अपने पास बुलाते हैं और अब उसे पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड ने एक जासूस को योशिमी के पीछे लगाया हुआ था और अब योशिमी इको की कस्टडी को खो सकती है क्योंकि जासूस ने कोर्ट के अंदर बढ़ा चढ़ाकर बातें बोली थी। जासूस ने बोला था कि योशिमी इको को मारती पीटती है, जिसकी वजह से अब योशिमी को अपने एक्स हस्बैंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ बहस करने लगती है और जब उसका एक्स हस्बैंड सिगरेट को बुझाता है तो उसका तरीका देखने के बाद योशिमी को याद आता है वो एलिवेटर के अंदर वाला काला निशान। योशिमी समझ जाती है कि उसका पति उस पे नजर रख रहा था शुरुआत से और गुस्से में आकर योशिमी अब उस पे हमला कर देती है। बड़ी ही मुश्किल से योशिमी शांत हो पाती है, पर अब उसे लग रहा था कि उसका एक्स हस्बैंड उससे उसकी बेटी छीन लेगा। योशिमी उदास होकर अपने घर पहुंचती है जहां पर इको ऑलरेडी सो चुकी थी। योशिमी भी अपनी बेटी के पास ही सो जाती है और थोड़ी देर में लीकेज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब योशिमी के ऊपर भी पानी गिरने लगता है। उस लीकेज की पानी की वजह से ही योशिमी को एक सपना आता है जो था उसी लड़की के बारे में। सपने में हम देखते हैं मित्सुको को जिसे उसकी माँ स्कूल में लेने के लिए नहीं आती क्योंकि दोस्तों मित्सुको की माँ अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी और अब मित्सुको बिल्कुल अकेली थी। वो किसी तरह वापस घर पहुंचती है और उसका घर वही वाला घर था जहाँ पर अब योशिमी और इको रहते हैं। मित्सुको लिफ्ट में चढ़ती है, पर उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था जिसकी वजह से योशिमी जाग जाती है। जागने पे योशिमी देखती है कि अब लीकेज पूरी छत पे फैल गई है। सारे कमरे में पानी पानी हो गया था और इको भी बिस्तर पे नहीं थी।
योशिमी को ईको कहीं भी नहीं मिलती और वो जाती है कवाई के ऑफिस में, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में उसे एलिवेटर चलता हुआ दिखाई देता है। एलिवेटर टॉप फ्लोर पे रुक जाता है और योशिमी समझ जाती है कि उसकी बेटी फिर से छत पे भाग गई है। योशिमी छत पर पहुंचती है, पर छत पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर एक पल के लिए उसे एक काला साया जरूर दिखाई देता है। वो साया पानी की टंकी के पास था, जिस पे चढ़ने पे योशिमी फिर से उस लाल बैग को देख पाती है। वो घबराकर वापस घर में आ जाती है, पर अब उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से शोर आने लगता है। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाती है, पर सरप्राइजिंगली घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। बिना देर करे योशिमी अंदर जाती है और पूरा घर पानी में डूबा हुआ था। हर जगह से पानी लीक हो रहा था और उसी पानी के अंदर ईको भी खड़ी थी। योशिमी तुरंत ही ईको को उठा लेती है, जो बेहोश हो गई थी। पर घर से निकलते वक्त वो एड्रेस पे नाम पढ़ती है और एड्रेस पे नाम लिखा हुआ था मित्सुको का, और इसका मतलब मित्सुको योशिमी के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती थी। योशिमी के लिए ये बात साफ हो जाती है कि वो छोटी लड़की किसी वजह से अब जिंदा नहीं है और उसकी आत्मा अब योशिमी के परिवार को परेशान कर रही थी। कोई भी इंसान एक भूतिया घर में नहीं रहना चाहेगा और इसलिए अगले दिन वो अपना घर खाली करने की तैयारी में लग जाती है, और तभी उसके पास आ जाता है उसका लॉयर। लॉयर तुरंत ही योशिमी को घर खाली करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से ईको की कस्टडी लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। योशिमी अब अपनी परेशानी के बारे में लॉयर को बता देती है, जिसके बाद लॉयर योशिमी, ओत्ता और कवाई को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। वो सब लोग मित्सुको के घर में घुस जाते हैं, पर पूरा घर पानी से भीगा हुआ था, जिससे सारे लोगों को योशिमी की बातों पे यकीन हो जाता है। इस सीन में लॉयर कवाई और ओत्ता दोनों को ही धमकियां देता है, क्योंकि दोनों ने ही लीकेज की प्रॉब्लम पे कोई भी एक्शन नहीं लिया था। याशिमी अब उस लाल बैग के बारे में भी लॉयर को बताती है, पर अब वो लाल बैग छत पर नहीं था। योशिमी सब लोगों को उस काले साए के बारे में भी बताती है, पर लॉयर उसे नॉर्मल चीजें समझाकर वहां से चले जाता है, ताकि वो घर खाली ना करे। इसके बाद ओत्ता कुछ मजदूर बुला के योशिमी की छत को भी ठीक करवा देता है, और योशिमी एंड में घर खाली करने का इरादा बदल देती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर डिनर के वक्त जब योशिमी ईको का स्कूल बैग चेक करती है, तो उसके अंदर था वही लाल बैग। योशिमी डर जाती है और ईको को भी नहीं पता था कि वो लाल बैग उसके सामान में कैसे आ गया। उस बैग की वजह से ईको भी अजीब बिहेव करने लगी थी, और जैसे ही योशिमी उस बैग को टच करती है, उसे एक विजन आता है, जिसमें वो लाल बैग बहुत सारे पानी के अंदर गिर जाता है। उस विजन को देखते ही योशिमी को कुछ हो जाता है और वो ईको को छोड़कर घर से बाहर चले जाती है। योशिमी सीधा पहुंचती है छत पे, जहां पर पानी की टंकी से पानी बह रहा था, पर अब योशिमी को अंदर से ही समझ आने लगा था कि आखिर बात क्या है। वो जैसे ही पानी की टंकी को टच करती है, उसे फिर से विजन आता है, जिसमें वो मित्सुको को टंकी पे चढ़ता हुआ देख पाती है, और योशिमी भी और हम लोग भी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि आखिर पास्ट में हुआ क्या होगा। योशिमी अब पानी की टंकी पे चढ़ने लगती है, और दूसरी तरफ घर के अंदर ईको जब ब्रश करने के लिए जाती है, तो पानी में बाल आने लगते हैं। अचानक ही बाथरूम की टंकी भी चल जाती है, और दूसरी तरफ छत पर योशिमी को पता चलता है कि कवाई ने टंकी को उस दिन से ही साफ नहीं करा, जब से मित्सुको गायब हुई थी। विजन के अंदर योशिमी देख लेती है कि मित्सुको टंकी के अंदर गिर के मारी गई थी, और प्रोबेबली कवाई को उसकी लाश मिल गई होगी, पर उसने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी नहीं किया, और उसने टंकी को साफ करना भी बंद कर दिया। और तो और मित्सुको की माँ भी उसे छोड़कर भाग गई थी, और इसलिए उस छोटी बच्ची को किसी ने भी ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं करी थी। बेचारी मित्सुको 2 साल तक टंकी के अंदर ही सड़ गल गई, पर फिर उसे मिली योशिमी, और अब मित्सुको की आत्मा योशिमी को अपनी माँ के रूप में देख रही है।
टंकी पे अब योशिमी बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि अचानक ही वो आत्मा अंदर से टंकी पीटने लगती है और वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बाथटब के अंदर काला पानी भर जाता है। इको पानी की टंकी को बंद भी नहीं कर पाती और उस पानी के अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं और अचानक ही मित्सुको की ईविल आत्मा इको को डुबाने लगती है। थोड़ी देर बाद योशिमी वापस घर में घुसती है और उसे बाथरूम के अंदर मिलती है बेहोश इको। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर योशिमी की रूह कांप जाती है, पर लकीली इको मरी नहीं थी, वो बस बेहोश थी। बाथटब में काले पानी को देखकर योशिमी भी डर जाती है और वो अपनी बेहोश बेटी को लेकर एलिवेटर की तरफ भागती है। एलिवेटर में भी हर जगह से पानी गिरने लगता है और वहां पे शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। योशिमी घबरा के अपनी बेटी को कस के पकड़ लेती है, पर तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से बाहर आती है असली इको। अब अगर असली इको बाहर है तो योशिमी अपने साथ किसको लेकर आई है? योशिमी बुरी तरीके से कांप जाती है और वो कांपते हुए अब पीछे मुड़ती है और जिसे वो लेकर आई थी वो थी मित्सुको की आत्मा, जो अब योशिमी को गले लगा लेती है। आत्मा योशिमी को मम्मी बोलकर बुलाती है, पर योशिमी आत्मा को बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है, जिसे सुनने के बाद आत्मा गुस्से में आ जाती है और योशिमी का गला दबाने लगती है। वो आत्मा बुरी तरीके से योशिमी पे चिपट गई थी और इको अपनी माँ को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए आती है, पर अब योशिमी भी अच्छे से समझ गई थी कि अगर इस आत्मा को एक माँ नहीं मिली तो ये आत्मा योशिमी और इको दोनों को ही मार डालेगी। योशिमी इको को एलिवेटर के अंदर आने से मना कर देती है और वो मित्सुको की आत्मा को बोलती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही आत्मा शांत हो जाती है और योशिमी इको के सामने ही उस आत्मा को गले लगा लेती है। इको रोने लगती है और एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है। एलिवेटर टॉप फ्लोर पे चले जाता है, पर इको ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपनी माँ को बचाने के लिए सीढ़ियों से टॉप फ्लोर पर पहुंचती है, पर अब एलिवेटर गायब हो चुका था और इसका मतलब योशिमी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। इको अब एलिवेटर के पास बैठ के ही रोने लगती है कि तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और काला पानी बहुत तेजी से इको पे गिरने लगता है। वो जमीन पे ही लेट के रोने लगती है, पर अब उसकी माँ वापस नहीं आती। अब यहाँ से सीन जाता है 10 साल आगे, जहाँ पर इको अब बड़ी हो गई थी और वो अपने पापा के साथ ही रह रही थी। आज वो अपने दोस्तों के साथ स्लीप ओवर के लिए आई थी और उसकी दोस्त का घर उसके पुराने किंडरगार्टन स्कूल के पास ही था। अपने पुराने स्कूल को देखकर इको को अपने बचपन की याद आने लगती है और वो अपनी माँ को मिस करने लगती है। पुरानी बातें याद करते करते इको वापस अपने पुराने घर पे पहुंच जाती है, पर वो बिल्डिंग अब एक खंडर बन गई थी। इको वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है, पर घर के अंदर घुसने के बाद इको पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि अंदर सारा सामान बिल्कुल नया था। हर चीज उसके बचपन जैसी ही दिख रही थी और अचानक इको के सामने योशिमी भी आ जाती है। योशिमी अपनी बेटी का घर में स्वागत करती है और इको अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इको को सब लोगों ने बोला था कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई, और अगर इको को पता होता कि उसकी माँ अभी तक पुराने घर में रहती है तो वो कब का अपने पापा को छोड़कर उसके पास भागकर वापस आ जाती। इको अब योशिमी के साथ रहने की ही बातें करने लगती है, पर योशिमी उसे मना करती है। वो बोलती है कि वो इको से हमेशा प्यार करती रहेगी, पर अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। अब तभी इको को अपने पीछे से इविल मित्सुको की आवाज आने लगती है, और जैसे ही इको पीछे देखती है, मित्सुको और उसकी माँ दोनों ही गायब हो जाते हैं। इको समझ जाती है कि उसने अपनी माँ की आत्मा को देखा था, पर उसकी माँ आज भी अपनी बेटी की रक्षा कर रही है, जिससे इको काफी ज्यादा खुश होती है। वो उस भूतिया बिल्डिंग से वापस घर चले जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन डार्क वाटर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।